नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका। तो जैसा कि अपने चल रहा था बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर, डेवलपमेंटल बायो। हाँ, आ जाइए, आप लाइव आ जाइए। बड़ी कम संख्या चल रही है भैया आपकी। तो देखिए, अपने टॉपिक चल रहा था डेवलपमेंटल बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट, और फर्स्ट यूनिट में अपने कौन कौन सा सिलेबस था। एक तो हमने जाना एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन, एम्ब्रियोलॉजी की परिभाषा। फिर हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी की परिभाषा या डेफिनेशन जानी। इसके बाद हमने दोनों में डिफरेंस जाना कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायो। तो दोनों में अंतर को हमने जाना। अगला अपना जो टॉपिक था वो था डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हिस्ट्री, इतिहास क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो अपना अभी लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है वो है अपना ब्रोनिकी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी की प्रमुख थ्योरीज या सिद्धांत। और कल हमने 7 थ्योरीज की चर्चा की, 7 सिद्धांत हमने पढ़ लिए थे। तो अपने रिसाइकल में जाते हैं कि अपने वो 7 सिद्धांत कौन कौन से थे। देखिए, अपने को ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है। देखिए, अपनी आदत बनी हुई है इतने सालों से। अगर आप सेकंड ईयर के अंदर आ गए हो तो आपको पढ़ते हुए लगभग 13 वर्ष का समय हो गया, और इस टाइम पीरियड के दौरान अपनी सबसे बड़ी हैबिट बन गई कि अपने को सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ना है। अपने को सर ब्लैक बोर्ड के सामने दिखाई देने चाहिए फेस टू फेस, उसके बाद अपने नोट्स बनेंगे, उसके बाद अपने को स्टडी करनी पड़ेगी। तो अपना ये आइडियाज, अपना ये जो विचार है, अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा इसके अंदर। क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर अपनी भी मजबूरी है कि अपने ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते। जैसे ही अपने स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आएगी, कोई न्यूज आएगी, अपने तुरंत प्रभाव से ऑफलाइन क्लासेज प्रारंभ कर देंगे। लेकिन तब तक आप रुचि लेते हुए ऑनलाइन स्टडी में थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने नोट्स भी साथ ही साथ आप बनाते हुए चलिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। बहुत कम संख्या चल रही है आपकी अभी। देखिए, एक सुचारू रूप से क्लास का संपादन करने के लिए आपको अपनी भागीदारी, अपना सपोर्ट, अपना सहयोग देना पड़ेगा, तभी आपको टीचर अपना बेहतरीन दे पाएगा। हाँ, आ जाइए, लाइव आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं अपने। हाँ, वेरी गुड इवनिंग पवन कुमार, SRKT स्टेट्स, हेलो हेलो एवरीवन, वेरी गुड, आ जाइए। तो देखिए, डेफिनेशन के पश्चात और डिफरेंस के पश्चात हमने इसकी हिस्ट्री का अध्ययन किया। और अब अपना जो टॉपिक चल रहा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, या फिर अपने बात करें एम्ब्रियोलॉजी की, तो इसका जो टॉपिक अपना चल रहा है वो चल रहा है इसके प्रमुख सिद्धांत। और सिद्धांत अपने 7 पढ़ लिए थे। देखिए, पहला अपना सिद्धांत कौन सा था?
प्री फॉर्मेशन थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, या इसे हम बोलते हैं पूर्व रचना सिद्धांत, पूर्व रचना सिद्धांत। देखिए अपने रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा से रटने की आवश्यकता न पड़े। सेकंड अपना कौन सा था? दूसरा जो अपना सिद्धांत था वो था अपना अनुजनन सिद्धांत, जिसे हमने नाम दिया था पश्च जनन सिद्धांत, पश्च जनन सिद्धांत या एपिजेनेसिस, एपिजेनेसिस थ्योरी, एपिजेनेसिस थ्योरी। इसके बाद अगला जो अपना नियम था, सिद्धांत था, वो था लॉ ऑफ बेयर्स। हाँ, वेरी गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। अगला जो अपना सिद्धांत था लॉ ऑफ बेयर्स, बेयर का नियम, बेयर का नियम। फोर्थ जो अपना सिद्धांत था संदीप गोदारा, हाँ बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं, अपना टॉपिक चल रहा है भाई। टॉपिक अपना चल रहा है एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रमुख थ्योरीज या सिद्धांत, तो अपने रिपीट ही चल रहा है, ये कल अपना हो गया था ये सारा का सारा टॉपिक। अगला अपना था बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ, और इसे हमने नाम दिया था जाति आवर्तन या जाति के पुनरावर्तन का सिद्धांत, जाति के पुनरावर्तन का सिद्धांत। फिर था अपना जर्म लेयर थ्योरी, जनन स्तर संकल्पना, जनन स्तर सिद्धांत। अगला जो अपना सिद्धांत था वो था जर्म प्लाज्म सिद्धांत, जर्म प्लाज्म सिद्धांत। और लास्ट सातवां जो अपने सिद्धांत पढ़ा था वो था सैंकोसन सिद्धांत, सैंकोसन सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं अपने। हेलो एवरीवन, खुश तिवारी, एम्ब्रियो फॉर्म थ्योरी अंकिता जी, थैंक यू मैडम। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, तो देखिए ये चल रहे हैं अपने एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के प्रमुख सिद्धांत या थ्योरीज। तो इन 7 सिद्धांतों के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी, एक बार दोबारा से आप थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा इनको। तो पहला अपना सिद्धांत था प्री फॉर्मेशन थ्योरी या पूर्व रचना सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार मैंने आपको बताया कि ये माना गया कि जीवों का लघु रूप या छोटा रूप शुक्राणु या अंडाणु के अंदर उपस्थित होता है, जो कि परिवर्तन करते हुए नए जीव का निर्माण करता है। तो जिन वैज्ञानिकों ने यह बताया कि ये छोटा रूप स्पर्म के शीर्ष भाग में पाया जाता है, उनको हमने नाम दे दिया था स्पर्मेस्ट। और जिन वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ये जो लघु रूप है ये किसमें पाया जाता है, अंडाणु में पाया जाता है, उनको हमने नाम दे दिया था ओविस्ट। तो देखिए यहाँ 2 शब्द है, स्पर्मिस्ट और ओविस्ट। सीधा सा क्वेश्चन पुट किया जाता है कि स्पर्मिस्ट या ओविस्ट से क्या तात्पर्य है। तो देखिए वैज्ञानिकों का वह समूह है जो शुक्राणु के अंदर जीव के लघु रूप की परिकल्पना करता है, उसे हमने स्पर्मिस्ट नाम दिया। और वैज्ञानिकों का वह समूह है जो अंडाणु के अंदर छोटे रूप की परिकल्पना करता है, उसे हमने नाम दिया था ओविस्ट। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है कि गैमेट के अंदर
जीवों का छोटा रूप पहले से प्रेजेंट रहता है जो परिवर्तन करते हुए नए जीव का निर्माण करता है। और इस छोटे रूप को मनुष्य के लिए क्या नाम दे दिया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, होमनक्यूलस नाम दिया गया था। मनुष्य का छोटा रूप जो गैमेट के अंदर पाया जाता है इसे नाम दिया था होमनक्यूलस। अगला अपना जो सिद्धांत है वो पश्च जनन सिद्धांत है, अनुजनन सिद्धांत, एपिजेनेसिस थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि कोई लघु रूप जीव के अंदर उपस्थित नहीं होता, अपितु उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास के द्वारा, विभेदन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। इसे नाम दिया गया था पश्च जनन सिद्धांत। अगला जो अपना ला था वो था बेयर का नियम, वोन बेयर का नियम, जिन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने ये बताया कि जीवों के अंदर परिवर्तन और विकास के क्रम में कॉमन कैरेक्टर, सामान्य लक्षण पहले प्रकट होते हैं और स्पेसिफिक कैरेक्टर बाद में प्रकट होते हैं, विशिष्ट लक्षण बाद में प्रकट होते हैं। ये था अपना बेयर का नियम। जातीय आवर्तन का सिद्धांत या जाति के पुनरावर्तन का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन एकल नाम के वैज्ञानिक ने किया। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्तिवर्तीय इतिहास जातिवर्तीय इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। व्यक्तिवर्तीय इतिहास जातिवर्तीय इतिहास की पुनरावृत्ति करता है, अर्थात एक व्यक्ति के परिवर्तन में उस जाति के इतिहास का वर्णन होता है या उस जाति के इतिहास को उस व्यक्ति के परिवर्तन के द्वारा समझा जा सकता है। हम यूं कहें कि मनुष्य का जो भ्रूणीय अवस्था का विकास है वो विकास एक मानव जाति के इतिहास की पुनरावृत्ति करता है, अर्थात मनुष्य का किस प्रकार से किन किन ग्रुप के द्वारा, फाइलम के द्वारा विकास हुआ, किन किन समूह के द्वारा विकास हुआ, उसकी पुनरावृत्ति करता है। फिर था अपना जर्म लेयर थ्योरी, जनन स्तर धारणा। तो ये धारणा क्या कहती है कि जीवों के शरीर के अंदर भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में एक प्रजनन स्तर पाया जाता है। अब इस एक प्रजनन स्तर के स्प्लिट होने से, विपाटित होने से दो प्रजनन स्तर बनते हैं और फिर कालांतर में तीन प्रजनन स्तरों का निर्माण होता है। अपने गैस्ट्रुलेशन थ्योरी पढ़ेंगे इसी बुक के अंदर, उसमें इसका पूरा वर्णन होगा, क्योंकि गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान कोशिकाओं के विभेदन से एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम तीनों स्तरों का निर्माण हो जाता है। तो इस जर्म लेयर थ्योरी के सिद्धांत जनन स्तर धारणा के अनुसार यह बताया गया कि जीवों के परिवर्तन के दौरान प्रारंभ में एक स्तर होता है, फिर दो स्तरों का निर्माण होता है और फिर धीरे धीरे तीन स्तर बनते हैं और तीनों स्तरों की कोशिकाएं संपूर्ण जीव के शरीर का निर्माण करती हैं। जर्म प्लाज्म सिद्धांत विजमैन ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार क्या है, जीवों के शरीर में दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। कौन कौन से द्रव्य पाए जाते हैं? एक होता है अपना सोमेटोप्लाज्म और एक होता है जर्म प्लाज्म। अब सोमेटोप्लाज्म के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन स्थायी नहीं होते, ऐसा माना गया जर्म प्लाज्म थ्योरी के अनुसार। और जो जर्म प्लाज्म के अंदर परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि विजमैन ने लगातार चूहे की 20 पीढ़ियों तक पूंछ को काटा, लेकिन 21वीं पीढ़ी के अंदर दोबारा से लंबी पूंछ वाला चूहा पैदा हो गया। सिंपल सा अर्थ क्या हुआ कि जर्म प्लाज्म के अंदर वहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो परिवर्तन किसमें था? सोमेटोप्लाज्म के अंदर था। इसी जर्म प्लाज्म थ्योरी के द्वारा विजमैन ने लेमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के सिद्धांत का क्या किया था? खंडन किया था। लास्ट अपना था सैंकोसन थ्योरी। यह सिद्धांत क्या कहता है? निकोलस डी मालेवंस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार एक जीव के भ्रूण में अगली संतति का भ्रूण पहले से प्रेजेंट रहता है और उस अगली संतति के भ्रूण में उससे भी अगली संतति का भ्रूण प्रेजेंट रहता है। तो ये अपने 7 सिद्धांत हो गए थे एम्ब्रियोलॉजी के, भ्रूणिकी के। बताइए अगर किसी को कोई डाउट चल रहा है इन 7 सिद्धांतों में तो कमेंट करके पूछिए। अपने आगे का 8वां सिद्धांत शुरू करते हैं। इससे पहले अगर इन 7 सिद्धांतों में किसी को कोई डाउट लग रहा है तो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट डाल दीजिएगा,
सॉल्यूशन करेंगे। समझ में आ गया तो भी कमेंट डाल दीजिए कि सातों सिद्धांत क्लियर हो गए, सातों थ्योरीज अपनी क्लियर हो गई। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, एपिजेनेसिस थ्योरी, बेयर्स लॉ, बायोजेनेटिक, जर्म लेयर, जर्म प्लाज्म, फिर सैंकोसन सिद्धांत। तो ये थे अपने 7 सिद्धांत। वीडियो ब्लर आ रहा है। तो ये अपने सातों सिद्धांत। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोमा कुमारी, वेरी गुड। ये टेक्निकल इश्यू है भाई, वीडियो स्टॉप हो रहा है, टेक्निकल इश्यू है, एरर चल रहा होगा नेट के अंदर। प्री फॉर्मेशन थ्योरी एक बार दोबारा देखिए। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, पूर्व रचना सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि गैमेट के अंदर, युग्मक के अंदर जीव का छोटा रूप पहले से प्रेजेंट रहता है। गैमेट अपने को पता है कि 2 प्रकार के होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु। तो सबसे पहले तो ये बताया कि यहाँ शुक्राणु के अंदर शीर्ष भाग के अंदर बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य का एक छोटा सा रूप पहले से ही प्रेजेंट है, जो कालांतर में वृद्धि और विकास के द्वारा संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार अंडाणु के अंदर भी एक लघु रूप पाया जाता है और इसे अपने नाम दिया था होमनक्यूलस। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी ये कहती है कि अंडाणु और शुक्राणु, शुक्राणु और अंडाणु दोनों के अंदर जीव का एक छोटा रूप पाया जाता है। जिन वैज्ञानिकों ने यह बताया कि सप्रम के अंदर जीव का लघु रूप उपस्थित रहता है, उन वैज्ञानिकों के समूह को हमने नाम दे दिया सप्रमिस्ट। और जिन वैज्ञानिकों ने यह बताया कि ओव्यूम के अंदर ये छोटा रूप पाया जाता है, उन वैज्ञानिकों के समूह को हमने नाम दे दिया ओविस्ट। और मनुष्य के इस छोटे रूप को हमने नाम दे दिया होमनक्यूलस। समझ आ गई? वेरी गुड पवन कुमार। चलिए शुरू करते हैं अपने अगले सिद्धांत। तो अगला अपना जो सिद्धांत है वो एक्सपेरिमेंटल बायो पर आधारित है और अपने को पता है कि एक्सपेरिमेंटल बायो के जनक कौन है, बताइए भाई। प्रयोगात्मक भ्रौणिकी के जनक कौन है? कमेंट कीजिए। प्रयोगात्मक भ्रौणिकी, मैंने जब अपना डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट किया था उस दौरान मैंने आपको सबसे पहले भ्रौणिकी के जनक, आधुनिक भ्रौणिकी के जनक और प्रयोगात्मक भ्रौणिकी के जनकों के नाम लिखाए थे, बताए थे। बताइए। प्रयोगात्मक भ्रौणिकी, एक्सपेरिमेंटल बायो, के जनक कौन है, बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। विलियम ब्रुक्स, वेरी गुड पवन कुमार। बी अलर्ट, अलर्ट मोड पे रहा करो भाई। तो विलियम ब्रुक्स को प्रयोगात्मक भ्रौणिकी का जनक कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी से तात्पर्य क्या है? अर्थात भ्रूणीय विकास के विभिन्न प्रक्रमों को प्रयोगों के द्वारा पुष्ट किया जाए तो इस प्रकार की विज्ञान की शाखा को अपने क्या नाम दे देंगे? एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के नाम से। प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से इसे जानते हैं, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के नाम से इसे जानते हैं। हैंस फीमेन नहीं है भाई तिवारी जी, नहीं हैंस फीमेन नहीं है, विलियम ब्रुक्स है। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के जनक विलियम ब्रुक्स को कहा जाता है। तो देखिए, अगर प्रयोगों के द्वारा सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए अपने भ्रूणीय परिवर्तन की घटनाओं का वर्णन करें तो इस शाखा को अपने क्या नाम दे देंगे? एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला सिद्धांत। पहला सिद्धांत है अपना मोजेक सिद्धांत। एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी का पहला सिद्धांत है। वैसे अपना कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? इससे पहले हमने कितने सिद्धांत पढ़ लिए? 7 सिद्धांत पढ़ लिए। वैसे अपना कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? ये 8वां सिद्धांत हो जाएगा, मोजेक थ्योरी।
मोजेक थ्योरी, मोजेक सिद्धांत। तो देखिए मोजेक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोजेक सिद्धांत का प्रतिपादन इसी एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के जनक विलियम ब्रुक्स ने किया था। मोजेक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम ब्रुक्स ने किया। तो देखिए इनके अनुसार, मोजेक थ्योरी के अनुसार क्या था? प्रतिपादन किसने किया? विलियम ब्रुक्स ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अंडाणु में दो प्रकार के ध्रुव पाए जाते हैं। पहला ध्रुव सक्रिय ध्रुव और फिर दूसरा अक्रिय या जिसे हम बोलते हैं अलक्रिय ध्रुव, एक्टिव पोल और दूसरा होता है इनएक्टिव पोल। तो इस सिद्धांत के अनुसार अंडे में सक्रिय ध्रुव और अक्रिय ध्रुव दो प्रकार के ध्रुव पाए जाते हैं और सक्रिय ध्रुव के द्वारा किसका निर्माण होता है? जीवों के सिर का निर्माण होता है और अक्रिय ध्रुव के द्वारा किसका निर्माण होता है? जीवों के पश्च भाग का निर्माण होता है। तो देखिए यहां ये जो वर्ड दिया गया ना मोजेक, अंडे के अंदर पाया जाने वाला एक सूक्ष्म अंश या थोड़ा भाग अपने क्या कहलाता है? मोजेक के नाम से जाना जाता है। मोजेक दृष्टि, मिला जुला जो माध्यम होता है उसे मोजेक के नाम से जानते हैं। कॉकरोच के अंदर पाई जाती है मोजेक दृष्टि। तो देखिए ओमिटिडिया के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो मोजेक का अर्थ होता है संपूर्ण इकाई को मिलाते हुए अपने चलना। तो अंडाणु के अंदर जो एक सक्रिय ध्रुव होता है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? अग्रभाग का निर्माण होता है और अक्रिय ध्रुव इनएक्टिव जो पोल होता है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? इसके पश्च भाग का निर्माण होता है। तो ये अपना मोजेक थ्योरी, मोजेक थ्योरी के अनुसार अंडे के अंदर पाए जाने वाले सक्रिय ध्रुव के द्वारा सिर का निर्माण होता है या अग्रभाग का निर्माण होता है, जबकि अक्रिय या अलक्रिय ध्रुव जो होता है इसके द्वारा पश्च भाग का निर्माण होता है। तो देखिए मोजेक सिद्धांत के अनुसार अपने यूं कहें, इसी लैंग्वेज को अपने सिंपल भाषा के अंदर दर्शाना चाहिए तो एक कोई अंडाणु है और इस अंडाणु के अंदर अलग अलग खंड है। इन अलग अलग खंडों के द्वारा अलग अलग भागों का निर्माण होता है, अर्थात मोजेक रूप में अलग अलग खंडों के द्वारा अलग अलग भागों के द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है जो आपस में मिलकर एक संपूर्ण बॉडी का, होल बॉडी का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो अपने यूं कह सकते हैं कि विलियम ब्रुक्स के मोजेक सिद्धांत के अनुसार अंडाणु के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग भागों के द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है जो परस्पर मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया अपना एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी का पहला नियम और भ्रूणिकी का, एम्ब्रियोलॉजी का अपना 8वां नियम। अगला जो अपना सिद्धांत है, नियम है, वो है अपना रेगुलेटिव थ्योरी या फिर इसे हम कहते हैं नियमनकारी सिद्धांत। हाँ शेयर कर दीजिए भाई, बड़ी कम संख्या चल रही है अभी तक, शेयर कर दीजिए अपने साथियों में। अगला जो अपना नियम है उस नियम को अपने कहते हैं नियमनकारी सिद्धांत, रेगुलेटिव थ्योरी। रेगुलेटिव थ्योरी, नियमनकारी सिद्धांत। रेगुलेटिव थ्योरी जैसे हम कहते हैं नियमनकारी सिद्धांत, नियमनकारी सिद्धांत, रेगुलेटिव थ्योरी या नियमनकारी सिद्धांत। तो देखिए यहां जो रेगुलेटिव थ्योरी है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ड्रिस नाम के वैज्ञानिक ने किया। ड्रिस नाम के वैज्ञानिक ने किया। रेगुलेटिव थ्योरी के अनुसार क्या है? बिल्कुल अपने मोजेक थ्योरी के विपरीत है, ये अपोजिट है। तो रेगुलेटिव थ्योरी के अनुसार देखिए मोजेक सिद्धांत में क्या बताया गया कि अंडे के अंदर कई सारे अंश पाए जाते हैं, क्षेत्र पाए जाते हैं और प्रत्येक अंश या क्षेत्र एक पार्टिकुलर ऑर्गन का निर्माण करता है, अंग का निर्माण करता है। जबकि रेगुलेटिव थ्योरी क्या कहती है
कि अंडे के अंदर इस प्रकार के कोई अंश नहीं पाए जाते, अर्थात अंडे के अंदर अलग अलग जो अंश या पार्ट पाए जाते हैं ये किसी एक अंग के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं होते, तो प्रत्येक अंडे के अंश में संपूर्ण अंगों के निर्माण की क्षमता पाई जाती है। अर्थात अंडे के प्रत्येक अंश या भाग में संपूर्ण शरीर के निर्माण की क्षमता होती है, संपूर्ण शरीर के परिवर्धन की, डेवलपमेंट करने की क्षमता पाई जाती है, परिवर्धन की क्षमता होती है। तो ये हो गया अपना रेगुलेटिव थ्योरीज, नियमनकारी सिद्धांत। देखिए मोज़ेक थ्योरी के अनुसार अंडे के अंदर पाया जाने वाला प्रत्येक पार्ट एक पर्टिकुलर ऑर्गन का निर्माण करने में सक्षम होता है, अर्थात होल बॉडी का निर्माण करने में ये सक्षम नहीं होता, कैपेबल नहीं होता। लेकिन रेगुलेटिव थ्योरी के अनुसार ये बताया गया कि अंडे के अंदर पाए जाने वाला प्रत्येक अंश या प्रत्येक भाग किसी भी जीव के संपूर्ण शरीर का निर्माण करने की क्षमता रखता है। तो इसे हम क्या नाम देंगे? नियमनकारी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। देखिए इस क्षमता को अपने कालांतर में क्या नाम दिया गया? एक शब्द आता है टोटिपोटेंसी, पूर्ण सत्ता, उससे संबंधित है। अर्थात स्टेम सेल जो होती है, अपने 5th यूनिट के अंदर इसी बुक की स्टेम सेल का अध्ययन करेंगे, और वो जो स्टेम सेल है उसमें अपने ये देखेंगे कि स्टेम सेल एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें संपूर्ण शरीर के परिवर्धन की निर्माण की क्षमता होती है। तो स्टेम सेल के द्वारा अपने होल बॉडी का फॉर्मेशन किया जा सकता है, डेवलपमेंट हो सकती है पूरा बॉडी या पूरी शरीर। तो वही सिद्धांत अपना रेगुलेटिव थ्योरी के अनुसार है कि अंडे के अंदर पाया जाने वाला प्रत्येक अंश संपूर्ण शरीर का निर्माण करने की क्षमता रख सकता है। तो अगला जो अपना सिद्धांत है वो है गार्डियन थ्योरी या प्रवणता सिद्धांत। 10वां जो अपना सिद्धांत है गार्डियन थ्योरी, कैसे बोलते हैं? प्रवणता सिद्धांत। प्रवणता सिद्धांत देखिए रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, रटने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहां जो गार्डियन थ्योरी है, नाम से क्या स्पष्ट है? गार्डियन, बोवेरी ने इसका प्रतिपादन किया था। तो गार्डियन थ्योरी या प्रवणता, देखिए प्रवणता का अर्थ होता है बहना। तो हम यूं कह सकते हैं कि अंडाणु के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, और गति करते हुए अलग अलग अंगों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम नाम देते हैं गार्डियन थ्योरी। अर्थात जीव के अंदर अपने को बताया कि अंडाणु के अंदर 2 पोल पाए जाते हैं। एक पोल को अपने नाम क्या देंगे? एक्टिव पोल, और दूसरे पोल को पैसिव पोल के नाम से जानते हैं। ये हो गया अपना सक्रिय ध्रुव, एक्टिव पोल, और ये हो गया अलग क्रिया या अक्रिय ध्रुव जिसे हम पैसिव पोल के नाम से जानते हैं। अब ये बताया गया, ध्यान दीजिएगा, गार्डियन थ्योरी का प्रतिपादन बोवेरी ने किया। इसके अनुसार ये बताया गया कि कुछ द्रव सक्रिय ध्रुव से अलग क्रिया या अक्रिय ध्रुव की तरफ बहता है, जबकि कुछ द्रव अक्रिय ध्रुव से सक्रिय ध्रुव की तरफ बहता है। और इस प्रकार इन ध्रुवों की तरफ मूवमेंट करने के द्वारा ये द्रव क्या करते हैं? कालांतर में जीव के विभिन्न अंगों के परिवर्धन में सहायक होती है। तो ये अपने गार्डियन थ्योरी। अगला जो अपना सिद्धांत है ऑर्गेनाइजर सिद्धांत है। स्पीमैन ने इसका प्रतिपादन किया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजर सिद्धांत। ऑर्गेनाइजर थ्योरी, ये इसे बोलते हैं संगठक सिद्धांत। संगठक सिद्धांत प्रतिपादक है इसके स्पीमैन। देखिए अपने बोलते हैं फाउंडर मेंबर या ऑर्गेनाइजर मेंबर, वह मेंबर जिसके द्वारा संपूर्ण मैनेजमेंट को ध्यान में रखा जाता है, उसे हम ऑर्गेनाइजर या संगठक के नाम से जानते हैं। तो ऑर्गेनाइजर थ्योरी या संगठक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? जीव के शरीर के अंदर
पाई जाने वाली एक कोशिका अन्य कोशिकाओं को अंगों के निर्माण के लिए प्रेरण प्रदान करती है। भ्रूणीय प्रेरण की घटना इनके द्वारा की जाती है। इस कारण इसे हम क्या नाम दे देंगे? ऑर्गेनाइजर थ्योरी के नाम से इसे हमें जानते हैं। अर्थात एक कोशिका या उत्तक अपने आसपास की कोशिकाओं या उत्तकों को अंगों के निर्माण के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। और वह उत्तक या कोशिका जो अन्य अंगों के निर्माण के लिए प्रेरित करे उसे हम क्या नाम दे देते हैं? ऑर्गेनाइजर या संगठक के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्पीमैन के द्वारा प्रतिपादित ऑर्गेनाइजर थ्योरी क्या कहती है कि जीव के शरीर में पाई जाने वाली कोशिका या उत्तक अन्य कोशिका या उत्तकों के लिए भ्रूणीय प्रेरण का कार्य करते हैं। उन्हें अंगों के विकास के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। वही बात होगी ना, अपने एक म्यूटाजन होता है, उत्परिवर्तजन किसे कहते हैं? क्लास के अंदर उपस्थित एक शरारती बालक क्या होता है? उत्परिवर्तक होता है। कैसे? एक क्लास के अंदर कोई शरारती बच्चा है और वो है अपने आसपास का जो उसका ग्रुप होता है उस ग्रुप के साथ छेड़खानी करता है। अब टीचर आया, आने के पश्चात उसको प्रसाद दे दिया और प्रसाद देने के पश्चात अन्य जो बालक है जो उसके प्रभाव में आए वो तो क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के पश्चात वह बालक क्या करेगा? दूसरे ग्रुप को तलाश करेगा और उनके साथ अपना छेड़खानी का कार्य प्रारंभ कर देगा। तो वो क्या है? म्यूटाजन है, उत्परिवर्तक है। ठीक इसी प्रकार ये बताया गया कि ऑर्गेनाइजर या संगठक मिडलिप को कहा जाता है। कालांतर में अपने पूरा का पूरा इनका अध्ययन करेंगे। यहाँ इनकी बेसिक जानकारियां चल रही है। कंपलसरी रूप से आपसे इन थ्योरीज के बारे में, सिद्धांत के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे निश्चित तौर पे। कालांतर में जब अपने मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला का परिवर्धन पढ़ेंगे उस दौरान अपने दोबारा से ये वर्ड आएगा अपना और बार बार ये वर्ड आएगा संगठक, 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 ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीधा सा ही क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनाइजर या संगठक से क्या तात्पर्य है। तो देखिए ऑर्गेनाइजर या संगठक से तात्पर्य क्या है? एक ऐसी कोशिका या उत्तक जो अन्य कोशिका या उत्तकों को विभिन्न अंगों के निर्माण के लिए प्रेरित करे उसे हम क्या नाम दे देंगे? ऑर्गेनाइजर के नाम से जानते हैं। हाँ, गार्डियन थ्योरी बिल्कुल प्रवणता बताएंगे आपको। दोबारा से रिसाइकल के अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस करेंगे, अपने पूरे के पूरे सिद्धांत पढ़ेंगे। तो देखिए कल अपने चर्चा की थी 7 सिद्धांतों पे। आज हमने उन 7 सिद्धांतों के दोबारा से रिवीजन कर लिया है। पहला अपना था अपना अनुजनन सिद्धांत, पश्चजनन सिद्धांत, बेयर का नियम, फिर जनन स्तर परिकल्पना, फिर था अपना जर्मप्लाज्म थ्योरी और लास्ट था अपना सैंकोसन सिद्धांत। और आज अपना जो पहला सिद्धांत है वो है मोज़ेक थ्योरी। विलियम ब्रुक्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार अंडे में सक्रिय ध्रुव और अक्रिय ध्रुव, एक्टिव पोल और पैसिव पोल, 2 प्रकार के ध्रुव पाए जाते हैं, पोल पाए जाते हैं, 2 सिरे पाए जाते हैं। यहाँ सक्रिय ध्रुव किसका निर्माण करता है? अग्र भाग का निर्माण करता है। और अलक्रिय ध्रुव किसका निर्माण करेगा? शरीर के पश्च भाग का निर्माण करेगा। तो ये था अपना मोज़ेक सिद्धांत, विलियम ब्रुक्स ने इसका प्रतिपादन किया। फिर था अपना रेगुलेटिव सिद्धांत या नियमनकारी सिद्धांत जिसका प्रतिपादन ड्रिस नाम के वैज्ञानिक ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार अंडे के अंदर पाया जाने वाला प्रत्येक अंश, देखिए मोज़ेक के बिल्कुल विपरीत है। मोज़ेक क्या कहता है कि अंडे के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग अंशों से अलग अलग भागों का, अलग अलग अंगों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ क्या कहा गया कि अंडे का प्रत्येक अंश या भाग संपूर्ण शरीर के निर्माण की क्षमता रखता है। तो इसे हमने नाम दे दिया नियमनकारी सिद्धांत। गार्डियन थ्योरी या प्रवणता सिद्धांत क्या कहता है कि अंडे के अंदर 2 प्रकार के पोल पाए जाते हैं, एक्टिव और पैसिव पोल। अब एक्टिव पोल से पैसिव पोल की तरफ और पैसिव पोल से एक्टिव पोल की तरफ जो द्रव्य होता है इनका क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ये बहते हैं, इस गुण को प्रवणता कहते हैं। तो बहने की इस क्रिया के द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो देखिए
गार्डियन थ्योरी या प्रवणता सिद्धांत, बोवेरी ने इसका प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार सक्रिय ध्रुव की और सक्रिय ध्रुव से अक्रिय ध्रुव की तरफ जो द्रव्य होता है उसके बहने के द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। या हम यूं कहे कि शरीर के विभिन्न ऑर्गन का निर्माण करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, परिवर्धन करने के लिए जो अंडे के अंदर तरल पाया जाता है उसमें बहने की क्षमता होती है, और वो तरल दो प्रकार की दिशाओं में गति करता है, एक्टिव से पैसिव पोल की तरफ या भी पैसिव से एक्टिव पोल की तरफ। तो दो प्रकार की मूवमेंट के द्वारा, गति के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। इसे हमने नाम दिया था प्रवणता सिद्धांत। और अगला जो अपना सिद्धांत था ऑर्गेनाइजर थ्योरी या संगठक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीव के विकास के दौरान कोई कोशिका या ऊतक ऐसी होती है जो अपने आसपास के ऊतकों या कोशिकाओं को प्रेरित करती है पर्टिकुलर ऑर्गन के डेवलपमेंट हेतु। तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, शरीर के अंदर पाई जाने वाली ऐसी सेल्स या टिश्यू जो उसके आसपास के अन्य कोशिकाओं या ऊतकों को अंग निर्माण के लिए क्या करे, प्रेरित करे, उसे हमने नाम दे दिया ऑर्गेनाइजर। तो संगठक शरीर में पाई जाने वाली वह कोशिका होती है जो अन्य कोशिकाओं या अन्य ऊतकों से अंगों के निर्माण के लिए उसे क्या करती है, प्रेरित करती है। और इस सिद्धांत को हमने नाम क्या दे दिया, ऑर्गेनाइजर थ्योरी या संगठक सिद्धांत के नाम से जाना। तो ये है अपने एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के प्रमुख सिद्धांत। देखिए बड़ा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अपने एम्ब्रियोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी दोनों वर्ड नहीं आएंगे। सीधा क्वेश्चन क्या देगा, वो अपने डायरेक्टली क्वेश्चन पुट करेगा कि भ्रूणीय विकास के परिवर्तन को समझाने हेतु कौन कौन से सिद्धांत दिए गए समझाइए। तब अपने को ये सारे के सारे सिद्धांत 11 सिद्धांत यहां तक मैंने आपको बता दिए, तब अपने को ये सारे के सारे सिद्धांत वहां पे वर्णन करने पड़ेंगे। अगर छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो छोटे क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर नाम देगा वो। मोज़ेक थ्योरी से क्या तात्पर्य होता है, एपिजेनेसिस थ्योरी से क्या आशय, प्रीफॉर्मेशन थ्योरी से क्या आशय, जर्म प्लाज्म थ्योरी से क्या आशय है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर नाम देते हुए वो प्रत्येक सिद्धांत के बारे में अपने से पूछेगा। तो किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो डिपेंड करता है अपने आंसर का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितने वर्ड के अंदर अपने को आंसर देना है। तो छोटा क्वेश्चन पूछा जाए तब अपने को सीमित लैंग्वेज के अंदर, और अगर बड़ा क्वेश्चन अपने से पूछ लिया जाए तब अपने क्या करना है, कितने सिद्धांत हो गए, 11 सिद्धांत हो गए। ये अपने एम्ब्रियोलॉजी के 11 के 11 सिद्धांत याद रखने हैं। देखिए याद रखने का एक तरीका रहता है इनका, आप सबसे पहले वर्णन मत करो, आप सबसे पहले इन 11 सिद्धांतों के नाम देखो और फिर इन 11 सिद्धांतों का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया उनके नाम देखो, और फिर अपनी रफ कॉपी को उठाकर प्रत्येक सिद्धांत की जो एक प्रमुख डेफिनेशन होती है, प्रमुख लाइन होती है, जो इसकी मुख्य बात होती है, उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए चलिए अपने जाते हैं रिसाइकल के अंदर। तो अपने सबसे पहले ये अपना फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट यूनिट का। अगला अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है। तो देखिए अपने कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन अब तक कर लिया। तो जिन बच्चों ने मेरी पीछे की क्लास नहीं ली है वो उनके वीडियोस इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज एक बार वो अपनी अच्छी तरह से स्टडी कर ले, उन वीडियो को दोबारा से देख ले। जो अपने टॉपिक थे वो कौन कौन से थे, देखिए पहला जो अपना टॉपिक था वो था एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन, एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन। अगला जो अपना टॉपिक था वो था डेवलपमेंटल बायोकी या डेवलपमेंटल परिवर्धन जैविकी, जिसे हम कहते हैं बायोकी डेफिनेशन। सबसे पहले तो हमने इन दोनों की डेफिनेशन का अध्ययन किया, परिभाषाएं जानी। हमने ये देखा कि प्रसव से पहले माता के शरीर के अंदर जो भ्रूणीय संरचना पाई जाती है उसका वर्णन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे नाम दिया था हमने भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी। फिर परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद जो विज्ञान की शाखाएं जीव के विकास का, भ्रूण का
विकास समझाती है, उस विज्ञान की शाखा को अपने नाम क्या दे दिया गया, डेवलपमेंट बायो के नाम से जाना गया। यहाँ दोनों में डिफरेंस क्लियर कर लीजिए। ये प्रसव से पहले की भ्रूणीय संरचनाओं का वर्णन है और ये प्रसव से पहले और प्रसव के बाद दोनों भ्रूणीय संरचनाओं का वर्णन है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धन जैवी की। देखिए जब से अपने सेल थ्योरी आई तब से अपने एम्ब्रियोलॉजी के लिए ये शब्द काम में लिया जाने लगा, डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो इसके बाद हमने दोनों में डिफरेंस जाना, फिर हमने हिस्ट्री जानी कि किस प्रकार से यूनानी वैज्ञानिकों ने अपने भ्रूण का वर्णन किया था और किस प्रकार से सुश्रुत संहिता के अंदर माता के शरीर में पलने वाले भ्रूण का वृद्धि विकास का वर्णन किया गया। और इसके पश्चात हमने जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का वर्णन करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे उनके नामों का अध्ययन किया गया। तो अगला जो अपना टॉपिक था वो था अपना एम्ब्रियोलॉजी के प्रमुख सिद्धांत, एम्ब्रियोलॉजी की प्रमुख थ्योरीज या सिद्धांत। तो ये अपने सिद्धांत कितने थे, ये सिद्धांत थे अपने 11 सिद्धांत। अब तक जिनका अध्ययन किया है ये अपने 11 सिद्धांत थे। पहला अपना सिद्धांत कौन सा था, प्रीफॉर्मेशन थ्योरी, पूर्व रचना सिद्धांत। दूसरा अपना सिद्धांत था अनुजनन सिद्धांत। फिर अपना था बेयर का नियम, फिर था अपना जर्म लेयर का नियम, फिर था अपना जर्म प्लाज्म का नियम, फिर था संकोचन सिद्धांत, फिर था अपना मोजेक सिद्धांत, फिर था अपना रेगुलेटिव थ्योरी और फिर था अपना गार्डियन थ्योरी और अंतिम अपना जो सिद्धांत था वो था ऑर्गेनाइजर सिद्धांत या संगठक सिद्धांत। तो ये थे अपने 11 सिद्धांत जो कि अपने एम्ब्रियोलॉजी को समझाते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भ्रूणिकी का वर्णन करने वाले प्रमुख सिद्धांतों को समझाइए। अपने को 11 के 11 सिद्धांत जो के त्यों वर्णन करना है, इनका अच्छी तरह से इनके वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं और इनके डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये 11 के 11 सिद्धांत आपके माइंड के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बताइए, कमेंट कर दीजिए। ऑर्गेनाइजर थ्योरी दोबारा बताना, संगठक सिद्धांत दोबारा बताना। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप तुरंत अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अपने साथ ही साथ यही चल रहा है। बच्चों के क्या समस्याएं आ रही है उसका अपने सॉल्यूशन तुरंत क्लास के अंदर करने का प्रयत्न किया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, ध्यान दे रहे हो आप। आगे सर सारे बढ़िया है, आगे तो और ज्यादा बढ़िया है। ऑर्गेनाइजर या संगठक, देखिए अगर अपने बात सिद्धांत की छोड़ दें तो इस वर्ड पे ध्यान दें तो ऑर्गेनाइजर या संगठक है क्या। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनाइजर या संगठक से क्या तात्पर्य है। अपने इस यूनिट में भी आएगा, आगे की 3rd यूनिट के अंदर भी ये टॉपिक आएगा। तो जीव के शरीर के अंदर पाई जाने वाली ऐसी कोशिका या उत्तक जो अन्य कोशिकाओं या उत्तकों को भिन्न भिन्न अंगों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करे, उसे हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनाइजर के नाम से जानते हैं। तो अब बात करें अपने ऑर्गेनाइजर थ्योरी की, ऑर्गेनाइजर सिद्धांत की। तो देखिए ये सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि सजीवों के शरीर में पाई जाने वाली कोई भी कोशिका या उत्तक, सजीव शरीर में उपस्थित कोई भी कोशिका या उत्तक अपने आसपास की उत्तकों को अंग निर्माण हेतु प्रेरित करता है, अंग निर्माण हेतु प्रेरित करता है। उसी प्रकार की बात होगी ना, जिस प्रकार से हम आपको बार बार मोटिव कर रहे हैं ना, पढ़ो 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 पढ़ो, और फिर एक न एक दिन हमारी बातों का आपके ऊपर असर होएगा और आप पढ़ना शुरू कर दोगे। वही कहानी यहाँ है। जीव के शरीर के अंदर कोई कोशिका या उत्तक ऐसा पाया जाता है जो अन्य कोशिका या उत्तकों को भिन्न भिन्न अंगों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करेगा। अब देखिए अगर इस ऑर्गेनाइजर को हटा दिया जाए तो संपूर्ण शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, संपूर्ण शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। गूगल जागीर मैथ सर, गुड वर्क, वेरी गुड, थैंक यू सर। हमारे से ज्यादा तो गुड वर्क आप करते हो मॉर्निंग में आके इवनिंग तक। तो देखिए हम यूं कह सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजर को हटा दिया जाए तो संपूर्ण शरीर की वृद्धि और विकास या संपूर्ण शरीर का परिवर्धन नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजर थ्योरी या संगठक सिद्धांत जिसका प्रतिपादन स्पीमैन ने किया, इस सिद्धांत के अनुसार
जीव के शरीर में एक ऐसी कोशिका या उत्तक पाया जाता है जो उसके आसपास के वातावरण में उपस्थित अन्य कोशिकाओं या उत्तकों को प्रेरित करेगा, किसके लिए? भिन्न भिन्न अंगों के निर्माण के लिए। और इस भ्रूणीय प्रेरण की घटना के द्वारा भ्रूण के संपूर्ण शरीर का परिवर्तन हो जाएगा। और वो जो कोशिका या उत्तक है जो इस क्रिया का निर्धारण करता है उसे ही नाम क्या दिया जाता है? ऑर्गेनाइजर के नाम से जाना जाता है। तो ये थे अपने एम्ब्रियोलॉजी के प्रमुख सिद्धांत, 11 सिद्धांत। देखिए इसके बाद अगला अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा अपना गैमेटोजेनेसिस का। तो यहां तक आप क्लियर कर लीजिए। यहां तक का अपना जो पोर्शन है वो अपना डेवलपमेंटल बायोलॉजी में परिवर्धन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हमने भ्रूण का अध्ययन किया। भ्रूण कहते किसे है? तो देखिए सिंपल सी कहानी है कि माता के शरीर के अंदर बात करें मनुष्य की तो 8 सप्ताह तक की जो संरचना है जिसका निर्माण कहां से प्रारंभ होता है? जाइगोट से प्रारंभ होता है। तो जाइगोट से 8 सप्ताह 8 वीक तक की जो संरचना होती है इसे हम क्या नाम देते हैं? भ्रूण के नाम से जानते हैं। और 8 सप्ताह के बाद की जो संरचना होगी उसे हम फिट्स के नाम से जानेंगे, गर्भ के नाम से जानेंगे। तो यहां तक का जो अध्ययन है इसे हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर रखते आए हैं। परंतु जैसा कि अपने को पता है कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भी अपने भ्रूण की संरचना का और भ्रूण के विकास का, फिर प्रसव के बाद जो शिशु उत्पन्न होता है उसमें पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे में एम्ब्रियोलॉजी वर्ड क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो अपने जो वाइड वर्ड काम में लेते हैं इसके लिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी शब्द काम में लेते हैं, जिसमें अपने भ्रूण का माता के शरीर के अंदर परिवर्तन और शरीर से बाहर प्रसव के बाद का परिवर्तन भी अपने अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा गैमेटोजेनेसिस का, जिसके अंतर्गत अपने सपर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। सपर्मेटोजेनेसिस की क्रिया टेस्टिस के अंदर होती है और oogenesis की क्रिया कहां पे होती है? ओवरी के अंदर होती है। तो ये मेल एंड फीमेल गैमेट जो फॉर्मेशन होते हैं इनका अपने अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और इनकी विभिन्न कौन कौन से चरण होते हैं वो अपने पढ़ेंगे। साथ ही साथ अपने मेल एंड फीमेल गैमेट के जो टाइप है वो अपने पढ़ेंगे अच्छी तरह से, इनकी संरचनाएं अपने पढ़ेंगे। तो ये अपना अगला पोर्शन होगा। तो यहां तक हमने एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का इतिहास, इनकी डेफिनेशन, दोनों में डिफरेंस और अपना एम्ब्रियोलॉजी के प्रमुख सिद्धांत हमने पढ़े। अगली की क्लास में अपने गैमेटोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप अपने इस वीडियो को रिवीजन करते हुए अपने साथ ही साथ नोट्स तैयार करते रहिए। धन्यवाद।